आमाचार्य। आमाचार्य जी। तो आपने ये जाना कि जो शब्द होते हैं, शब्दों वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, और जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण जो होते हैं वो किसी भाषा की सबसे पहली इकाई है। मैंने बतलाया भी था आप सभी को। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण परिभाषा की सबसे पहली इकाई होती है। जैसे आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है, भाषा से क्या होती है? भाषा से छोटी इकाई क्या है? तो वाक्यानि। ठीक है, वाक्य से छोटी क्या है? शब्दा। शब्दा, या इसको हम पद भी कहते हैं। और इससे छोटी इकाई क्या है? वर्णा। वर्णा। यानी आप देख रहे हो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है ना? और वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। क्लियर? यानी वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। जैसे आप देखते हो घर का नाम टिंकू पिंकू बहुत सारे नाम होते हैं। स्कूल का नाम अच्छा होता है। तो वैसे ही कह सकते हो कि ये जो वर्ण है इनके भी दो नाम होते हैं, दो नाम है, घर का नाम, बाहर का नाम, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। अगर कोई पूछे कि बताओ भाषा की सबसे पहली इकाई, वो चाहे कोई भाषा हो, या आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी, फारसी, यहाँ तक ग्रीक, जो भी भाषा कर सकते हो, लैटिन जो भी भाषा कर सकते हो, जर्मन, तो सबका इकाई क्या है? वो वर्ण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? समझ में आ रहा है ना? एक बार बताओ, आगे चले। आचार्य जी। ऐसा तो नहीं ना कि मैं केवल बोलते जा रहा हूँ और आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज स्पेशल थोड़ा सा मैं सोचा कि आप सभी को ये चीजें क्लियर कर दिया जाए, और परीक्षा के बाद या समर वेकेशन के बाद हम लोग पर डे एक संडे क्लास लेंगे, कुछ डाउट क्लास कभी कभी। तो वो हम लोग ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं ना उसको क्लियर कर लेंगे। वैसे जो गर्ल्स सेक्शन उसमें मनोज सर पढ़ा रहे होंगे, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चले। आचार्य जी। सर जी। तो अब आगे देखोगे आप सभी, तो हमने जाना कि जो वर्ण है, वर्ण और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्णमाला। वर्णमाला। हाँ, तो अगर वर्णा का अगर परिभाषा क्या होता है तो होगा वर्णा नाम समूह इति वर्णमाला। वर्णमाला कथ्यते। हाँ, ठीक है, वर्णा नाम समूह इति वर्णमाला कथ्यते। ठीक है ना? वर्णों के समूह। क्या वो? वर्णों के समूह को हम डायरेक्टली कह सकते हैं शब्द, और व्यवस्थित समूह को ना हम वर्णमाला कहेंगे। नहीं, वो व्यवस्थित समूह आप हिंदी में कह सकते हो, संस्कृत में गलत हो जाएगा। वर्णा नाम समूह यानी वर्णों के जो समूह है ना उससे वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित जानते हो समूह किस लिए कहते हैं हिंदी में? क्योंकि जो हिंदी में है ना वह क ख ग घ से स्टार्ट होता है वर्णमाला, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में क्या होता है? स्वरों से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई उण रिल रिक ए ओंग आई ओ, आपने महेश्वर सूत्र पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है? पहले अ आता है, फिर ई आता है, फिर उ आता है, न कि पहले क ख ग आता है। ठीक है, तो इसलिए आप हिंदी पढ़ोगे तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कह सकते हो, लेकिन संस्कृत में कहोगे तो गलत हो जाएगा। वर्णा नाम समूह यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जानते हो हिंदी वाले क्या कि इसी वर्णमाला को लेकर वह एक व्यवस्थित समूह बना दिए हैं, और इसलिए उनका परिभाषा हो जाता है कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? वर्णा नाम समूह यानी वर्णों के जो समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर सूरज मिश्रा? हाँ। तो आगे चलते हम सभी। तो आप जानते ही हो कि जो वर्णमाला जो है हम लोग पढ़ना तो संधि, लेकिन अभी इस पे आ गए, थोड़ा सा इसको क्लियर ही कर लेते हैं। तो वर्ण को हम आप जानते ही हो कि जो वर्णा है ये दुविधा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? स्वर वर्णा और व्यंजन वर्णा। क्या व्यंजनम होगा या व्यंजनानी होगा? स्वर होगा या स्वराह होगा? जल्दी से बताओगे। स्वराह व्यंजनानि। स्वराह और व्यंजनानि। हाँ, क्योंकि स्वर जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो स्वरः स्वरौ स्वराह ऐसे होता है, ठीक है। और व्यंजनम जो है वह नपुंसक लिंग है, तो फलम फले फलानी, वैसे व्यंजनम व्यंजने क्या होगा अंतिम बहुवचन? व्यंजनानि। बहुत बढ़िया। तो वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब हम जानते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्वर का एक दिख रहे हो, फोटो दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पर लिखा गया हुआ है रेड कलर से, क्या लिखा गया है? स्वर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्वर लिखा गया है, यानी स्वराह लिखा गया है। तो स्वराह, तो स्वराह की परिभाषा क्या है? तो ये परिभाषा है, देखोगे क्या है? एसाम वर्णा नाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः इति कथ्यन्ते। यानी जिन वर्णों की उच्चारण, यानी जिन वर्णों की कह सकते हो उच्चारण स्वतंत्रतया हो, यानी किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, यानी पराश्रित ना हो, वो क्या हो? स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्योंकि देखते हो स्वर जो है ना, वह व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में ही वह परिपूर्ण है। और जो व्यंजन होते हैं वह अर्ध होते हैं, जिसको हम लोग लंगड़ा का भी कहते हैं। गांव ग्राम क्या कहते हैं इसको? कहते हैं, इसको कहते हैं कि यह आधा क है, ठीक है ना, या इसको कहते हैं आधा ख है। लेकिन यह आधा है, अर्ध है, लेकिन जब यह स्वर मिल जाते हैं तब जाके यह क्या होता है, इसमें का जो ये है ना हलंत जो है वो गायब हो जाता है, तो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? स्वर परिभाषा नोट कर लोगे। येषाम उच्चारणम, येषाम वर्णा नाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः इति कथ्यन्ते। परिभाषा क्लियर है? आम आचार्य जी। यानी इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्वर कहते हैं। अब भाई प्रश्न आया कि भाई स्वर कितने होते हैं, क्योंकि संस्कृत में ना बहुत सारे कंफ्यूज मतलब कि कुछ चीजें हैं। वो जैसे आप अगर 10 के बाद जाओगे ना, या इंटर में जाओगे, या फिर ग्रेजुएशन में अगर चाहते हो कि मतलब कि ऑप्शन में अगर आप संस्कृत लेकर पढ़ना चाहते हो, तो वहां जाओगे तो फिर स्वर के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कहीं पर स्वर आएगा, मूल स्वर पांची आते हैं, कहीं पर 9 आते हैं। लेकिन अभी हम लोग 9 में हैं, तो 9 10 में हमें बस यही जानना है कि जो स्वर होते हैं वह स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 13। त्रयोदश, बहुत बढ़िया। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं, ठीक है। आपके सामने दिख भी रहा होगा, अ, आ, ई, उ, री, री। और जानते हो अक्सर लोग गलत करते हैं ना री लिखने में। जहां पर लिखना होगा ह्रस्व री, वहां पर लिख देंगे दीर्घ री, लिख देंगे, ठीक है ना। लोग अक्सर दो जगह बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे गुरु लिखते हैं ना, तो एक गुरु ऐसे होता है, और एक में जो रू होता है ऐसे होता है, इसमें भी ह्रस्व दीर्घ होता है। लेकिन लोग अक्सर गलत किया करते हैं, तो इनमें गलत नहीं करना चाहिए। जो खासकर जो आप संस्कृत पढ़ो, क्योंकि जो संस्कृत है ना, वो कह सकते हो कि मदर ऑफ लैंग्वेज है और सभी भाषाओं की जननी है। और व्याकरण, अगर अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो, तो अगर संस्कृत पढ़कर अगर आप लिखने में गलती करते हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा? तो जो स्वर है वह 13 है, ठीक है। कौन कौन है? तो अ, आ, ई, उ, री, 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 ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। क्लियर? सर हम अभी आउट ऑफ स्टेशन है, शुभांशु कुमार। ओके शुभांशु कुमार, चलो। तो पता चल गया स्वर कितने हैं? 13 होते हैं। क्लियर है? आगे चलें। आचार्य जी। चलो तो आगे चलते हैं। तो हमने समान रूप से ये जानेंगे कि हम स्वरों को हम दो भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं? स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं।
पहला क्या होता है ह्रस्व स्वरा, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत स्वरा। दिख रहा है आपको बोर्ड पे, स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को, क्लियर स्क्रीन? आचार्य जी। और जूम करना होगा। तो आप देखोगे कि जो स्वर है ना, स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने, किस किस भाग में? तो एक होता है, शिट यार, ऑनलाइन टीचिंग में ना बहुत प्रॉब्लम्स बाबू। अगर पेशेंस ना हो ना तो आप ऑनलाइन टीचिंग नहीं करा सकते हो, ठीक है? और जब भी क्लास से पहले ना मैं अपने पेन को और मैं अपने व्हाइट बोर्ड को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मैं जो लिखूंगा वही लिखना। लेकिन होता क्या है, जब मैं इरेज करूंगा तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है, जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो इरेज होना स्टार्ट कर देता है। वो अपने मन से चलता है, ठीक है ना, सेम आप ही लोगों की तरह। आवाज जा रही मेरी? आचार्य जी। हाँ, तो समझ में आ रहा है तो आगे चले। यस सर। ओके, तो देखोगे नंदिता राज समझ में आ रहा है? आद्याकृति? आचार्य जी। ओके, तो यहाँ पर देखोगे हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, और एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक यहाँ पर देख रहे होगे एक होता है प्लुत स्वर होता है, ठीक है? इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे जो ह्रस्व स्वर है ना, वह एक मात्रा कालेन उच्चार माणा स्वराः ह्रस्व स्वरा, यानी जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण के टाइम एक मात्रा काल का लगता है। और ये होते कितने हैं? ये 5 होते हैं। कौन कौन? अ ई उ री री, ठीक है? कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना, वो कह सकते हो कि इनकी उच्चारण काल के टाइम बहुत कम होता है, बहुत अल्प होता है। जैसे कह सकते हो कि जब बिजली कड़कती है ना, तो जो ध्वनि होती है उतना ही समय एक ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण के टाइम लगता है। या फिर आप जो नेचुरली जो आप आंखें बंद करते हो और आंख बंद करके जो ऑटोमेटिक जो आंखें खुलता है, उतनी ही समय में एक ह्रस्व स्वर वर्ण की उच्चारण कर देना चाहिए, ठीक है? तो और उसके बाद देखोगे दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है, इसकी परिभाषा देखोगे, द्विमात्रा काल, यानी जिन वर्णों का उच्चारण के समय द्विमात्रा काल लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है? अर्थात दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम द्विमात्रा काल आवश्यक भवति, यानी दीर्घ वर्णों के उच्चारण के समय 2 मात्रा काल की आवश्यकता होती है। जैसे देखोगे अ है, तो अ प्लस अ इक्वल टू क्या हो गया? यह दीर्घ हो गया, क्योंकि देख रहे हो एक ये ह्रस्व है और एक ह्रस्व है, 2 ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाते हैं। क्लियर? अब अब ये जानोगे कि दीर्घ होते कितने हैं। तो ये जो दीर्घ है ना, यह दीर्घ 8 होते हैं, ठीक है? दीर्घ कितने होते हैं? दीर्घ 8 होते हैं। दीर्घ 8 होते हैं। कौन कौन? आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 8 होते हैं दीर्घ, ठीक है? अब आओगे प्लुत स्वर। तो जो प्लुत स्वर है होते हैं ना, ये अक्सर बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वेदों में प्रयोग किया। जैसे आप देखते हो अपने जो स्कूल में जब सरस्वती वंदना जब हुआ करती है, तो वंदना के समय हम क्या करते हैं? वंदना के टाइम हम करते क्या है? तो ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते हो ना? तो कहीं कहीं देखोगे ना, वेदोग्राम में ओम को क्या लिखा रहता है? ओम लिखा रहता है और 3 का चिन्ह दिया रहता है। ये 3 क्यों दिया रहता है? क्योंकि ये कहा जाता है, या ऐसे लिखा रहता है और ऐसे 3 दिया रहता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो ओम है ना, यह 3 वर्णों, यानी कह सकते हो अ इक्वल टू 1 हो जाता है प्लुत। यानी जितना 3 वर्णों के जितना ह्रस्व स्वर जो होते हैं, वो 3 ह्रस्व स्वर के उच्चारण के टाइम जो समय लगता है, उतना केवल एक प्लुत स्वर का उच्चारण के टाइम लगता है। जैसे ओम कहते हो ना, ओम, तो यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा इसकी जो उच्चारण के जो टाइम है ना, थोड़ा सा ज्यादा है। आप जब वंदना करते हो तो ओम का उच्चारण करते हो ना आप सभी, तो देखते हो तो जो आप उच्चारण करते हो वो क्या होगा? ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा या प्लुत होगा?
स्वरा। प्लुत होगा, बहुत प्लुत बढ़िया। स्वरा। तो क्या हो जाएगा, वह प्लुत होता है। तो प्लुत जो होगा, तो यहाँ देखोगे प्लुत कितने होते हैं, अरे सॉरी, हम लोग प्लुत जो होते हैं, प्लुत होते हैं वह 9 होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, इतने प्लुत होते हैं, ठीक है। तो अब किसी के मन में डाउट होगा कि सर आपने तो कहा कि स्वर 13 ही होते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं ह्रस्व स्वर में 5 होते हैं, दीर्घ में 8 हो रहे हैं और प्लुत में 9 हो रहे हैं, और इनको ऐड करने पे कितने हो जा रहे हैं, 22 या 23 हो जा रहे हैं। मन में डाउट होगा ना। यस सर। सर अभी तो आपने बताया कि स्वरा नहीं गिनाता होगा सर। क्या वो स्वरा नहीं गिनाता, प्लुत स्वरा नहीं गिनाता होगा। प्लुत स्वरा नहीं गिना होगा, तब भी देखो कितना हो रहा है। तभी तो आप देख रहे हो 8 पान कितना हो गया, 13 हो गया। यस सर। 13 हो गया। लेकिन प्लस स्वर भी गिने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अलग अलग चीजें हैं, वो बाद की चीजें हैं जो आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी समान रूप से जानो कि स्वर 13 होते हैं, और 13 जो होते हैं वह मूल जो स्वर है ना, ये 5 ही होते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये जो मूल स्वर जो है ये 5 ही होते हैं। इन्हीं का अलग अलग ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद होता है, ठीक है। आप जानोगे स्वर 13 होते हैं, ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं, और प्लुत जो होते हैं वह 9 होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, तो आगे चलें। आचार्य जी, हाँ बोलो। आचार्य प्लूत स्वरा जो है त्रिमात्रक मात्रा का टाइम लेता है, तो ए तो पहले से 2 मात्रा का टाइम ले रहा है, और जब उसमें 3 मात्रा करेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा आचार्य जी। हाँ वो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको ना अक्सर आम भाषा में इसको बहुत कम प्रयोग करते हैं, वेदों में प्रयोग करते हैं। और जानते हो, जब आप देखो, अगर गांव से जुड़े होगे आपसे भी, तो देखते हो कि जब किसान, जब भाई जब खेत में काम करते हैं, तो वो जब काम करते हैं ना, दूर दूर रहते हैं वो लोग, तो बुलाना होता है ना, जैसे मान लो सूरज बुलाना होगा, तो क्या बोलेंगे, हाँ भाग बोलेंगे सर। हाँ, थोड़ा सा वो रेघा के बोलते हैं, जोर से बोलेंगे। वही हो गया, प्लुत हो गया, ठीक है। समझ में आया सूरज मिश्रा। जैसे किसी दूर व्यक्ति को हम क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो साउंड है ना, वो मतलब कि थोड़ा सा एक साथ जाती है, साउंड साउंड फैल मतलब कि ध्वनि फैलती नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि ध्वनि जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाती है। तो वहां पर हम आम भाषा में अगर किसी को बुलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम को ज्यादा खींचते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लुत हो जाता है। लेकिन प्लुत जो है आम भाषा में बहुत कम प्रयोग किया जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आचार्य। तो आगे चलते हम सभी, इतना क्लियर हो गया। तो आचार्य जी। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो आपने पहले वर्ण के बारे में जाना, फिर वर्णों के बाद आपने क्या जाना, वर्णों के बाद वर्णों के भेद जाना। भेद में भी आप लोगों ने देखा कि जो स्वर है इनके स्वर वर्ण। हाँ, स्वर जो है वह आपने देखा। अब एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर लोगे, फिर आपको कभी स्वर और दीर्घ में कभी अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। एक चीज आप देखोगे, हमने ये देखा, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी के लिए बनाया गया है। आप देखें कि जो ह्रस्व 5 हो गए, दीर्घ 8 हो गए, और प्लुत 9 हो गए। लेकिन आप देख रहे थे कि कुछ स्वर जो है वह ह्रस्व भी हो रहे थे, कुछ दीर्घ भी हो रहे थे, ठीक है ना। कुछ जो दीर्घ थे वो कुछ ह्रस्व भी, मतलब कि कुछ परिवर्तन हो रहे थे। जैसे देख रहे थे, आप अ देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सबसे पहले आप अ देख रहे थे। तो अ जो है वह दीर्घ भी है और ह्रस्व भी हो रहा था ना। आपने जो ह्रस्व 5 देखा था और दीर्घ 8 देखा था, तो उसमें अ जो था वह ह्रस्व भी हो रहा था, दीर्घ भी हो रहा था। ई था, ये भी ह्रस्व हो रहा था और दीर्घ भी हो रहा था। उ का भी ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। री का भी ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। लेकिन जो री है ना, ये हमेशा ह्रस्व ही होता है, ये कभी दीर्घ नहीं होगा। जैसे देखते हो ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वह जैसी मतलब कि स्थिति को देखकर वह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपके बिहार के एक सबसे बड़े नेता थे रामविलास पासवान जी।
तो वो क्या करते थे, वह जब भी किसी पार्टी जब भी जिस पार्टी की सत्ता हुआ करती ना, जो पार्टी बहुमत हुआ करती थी, जिस पार्टी की सरकार हुआ करती ना, उससे जाकर वो गठबंधन कर लिया करते थे। और उससे क्या होता है, वो हमेशा मंत्री के रूप में रहते थे, खाद्य मंत्री के रूप में हमेशा रहते थे। आपने इस चीज को देखा होगा। अगर आपको पॉलिटी में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप देखते न्यूज वगैरह देखते हो, तो इस तरह से देखते हो कि कुछ पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वह जैसे मान लो कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, तो कांग्रेस वाले कुछ क्या करेंगे, बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ बीजेपी वाले कांग्रेस चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ना, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, चाहे वहां मर जाए, चाहे उनको पार्टी उनको इज्जत दे चाहे ना दे, लेकिन वो पार्टी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं, वह जैसे ही देखेंगे कि ये पार्टी बहुमत है, इसमें जाने में मुझे तुरंत मंत्री पद मिल जाएगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी मुझे, तो वो क्या करते हैं, तुरंत दूसरे पार्टी में जाकर वो सम्मिलित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में ऐसा। आचार्य। तो लेकिन जो है ना, आचार्य जी। लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ वो हमेशा वैसे की वैसे रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं होंगे। वैसे कह सकते हो, ये लरी है, ये जो लरी है ना, ये कहता है कि भले हमको मुख्यमंत्री का पद मिले चाहे ना मिले, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कांग्रेस के एक बहुत अच्छे नेता थे, यंग नेता हैं, उनका नाम देखो, क्या नाम उनका, जो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं, वो नाम नहीं आ रहा है, राहुल के एज के ही हैं, देखो नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये जो लरी है ना, ये हमेशा क्या है, वो चाहे उसको पार्टी मिले चाहे ना मिले, यानी उसको मुख्यमंत्री का पद मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो रहेगा, कांग्रेस में ही रहेगा, बीजेपी में नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ जो बीजेपी वाले हैं, वह हमेशा क्या करेंगे, वह हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे, भले उनको हटाया जाए, चाहे जो जैसे कह सकते हो लाल कृष्ण आडवाणी कह सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने पूरे जीवन पार्टी की सेवा की, और उनको जब मौका मिला तो उनको हटा दिया गया, या उनको कोई मौका नहीं दिया गया, ठीक है। तो वैसे कह सकते हो कि ए ऐ ओ, ये हमेशा दीर्घ होते हैं, कभी ह्रस्व नहीं होंगे, ठीक है। यानी आपने ये जाना कि जो लरी है वो हमेशा ह्रस्व रहेगा, दीर्घ नहीं होगा, और ए ऐ ओ औ ये हमेशा दीर्घ रहेंगे, ये कभी ह्रस्व नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है बाबू? तो ये जब इसको क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपने ये जाना कि ये जो हमेशा जो है, यह क्या होते हैं, यह दीर्घ होंगे, ये कभी ह्रस्व नहीं होंगे। और जो यह जो देखो बहुत ज्यादा, और ये जो लरी है, ये हमेशा क्या होगा, यह ह्रस्व होगा, ये कभी दीर्घ नहीं होगा। बाकी ये जो है ना, ये दल बदलू हैं, अ ई उ, और जो री हैं, ये मौका देखेंगे, जैसे अच्छा मौका मिलेगा रामविलास पासवान की तरह, वो अब नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे, तुरंत दूसरे पार्टी में जाकर वो सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन जो लरी जो है, वो हमेशा बीजेपी में ही रहेगा, और जो ए जो है, वो हमेशा कांग्रेस में ही रहेगा, ठीक है। वो दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब कभी इसको भूलोगे नहीं ना। कोई पूछे कि बताओ री का दीर्घ होता है या नहीं, तो बताओगे री का दीर्घ होता है। री का दीर्घ होता है कि नहीं, तो बताओगे री का दीर्घ नहीं होता है, वो हमेशा ह्रस्व होता है। लेकिन ए ऐ ओ औ हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा दीर्घ होंगे। क्लियर है मोनिशा? क्लियर बाबू? आचार्य जी। तो आगे चलते हैं हमसे भी, समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर नाम है सर, वो क्या थे सर सिंगर, देखिए तो क्या वो नाम भेजे सर, कुछ ज्योति करके है सर। हाँ, ज्योतिराज सिंधिया, हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू, याद आ गया। तो हाँ, कह सकते हो जो ज्योतिराज सिंधिया जो थे, वह क्या थे, वह कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर थे। और उनको जब देखें कि मुझे कांग्रेस में मेरी दाल गलने वाली नहीं है, जब तक राहुल गांधी जिंदा रहेंगे तब तक न हमको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा ना कुछ ही मिलेगा, तो क्या किया, बीजेपी में शामिल हो गए। तो वो दल बदलू कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो होते हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जिंदगी बिता दी, लेकिन वो पार्टी चेंज नहीं की, ठीक है। अब देखोगे व्यंजन आते हैं, व्यंजनों को भी हम क्या बोलते हैं, व्यंजन जो है ये 33 होते हैं। क्या है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं।
कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है वर्गीय व्यंजनी और एक होता है अवर्गीय व्यंजनी। वर्गीय व्यंजनी कितने हैं? 25 और अवर्गीय व्यंजनी कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है? यस सर। अब ये जो वर्गीय व्यंजनी जो है ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 5 हो गए, 25 हो गए। और जो अवर्गीय व्यंजनी वो देखोगे इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, अंतस्थ होता है और उष्ण होता है, ठीक है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़े होगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो समय समाप्ति की ओर है। क्या अगर आपकी इच्छा होगी तो क्लास 10 मिनट की और लिया जाएगा, आधा घंटा के लिए, या फिर यहीं पर रहने दिया जाए? आप बताओगे कि रहने दिया जाए यहीं तक? अगले आपके पास टाइम है तो पढ़ा दीजिए सर। आप बताओगे आपसे भी तो फिर हाँ, आप हाथ ऊपर कर सकते हो, हैंड राइज कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा कि बहुमत किसकी है, बहुमत की सरकार होती है। सर 1 घंटा का ना क्लास है? वो 1 घंटा का है, लेकिन अगर आप लोग इच्छा होगी तो, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यस सर, 1 घंटा का रहने दीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, आज विक्रांत, उज्जवल, हर्ष, सूरज, अनुश्री और बस इतना ही जी। कन्हैया, पुष्पराज, मनसा कुमारी क्लास नहीं बढ़ाया जाए? कृष्णराज, रितु, प्रियांशु राउत। तो ऐसा करते हैं ना, आज इतना ही रखते हैं। आप जो पढ़ाई इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट देखेंगे। नहीं होगा तो समर वेकेशन में 1-8 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि हम लोग संधि को पूरा क्लियर कर पाए। अगले में पूरे सर हम लोग का टेस्ट का मार्क्स नहीं भेजे। और टेस्ट का Yes, मार्क्स sir. नहीं भेजे, उसको भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे पे मिलते हैं। बताए थे ना सर, क्या बाबू? सर वेडनेसडे को आप बताए थे ना सर, वो वाला हम बोले सर आपको भेजने के लिए, आप भेजे ही नहीं। ओके बाबू, फोन से याद दिला देना, थोड़ा सा मैं भुलक्कड़ टाइप का भूल जाता हूँ, बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम।